हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास की सीरीज अभी अभी हमने स्टार्ट की थी, आईएमपी क्वेश्चन आंसर वाली, है ना। जो आपके आईएमपी क्वेश्चन इसमें मैं प्रोवाइड भी करता हूँ, साथ में उससे का पूरा आंसर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 15 डे वाली जो सीरीज है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 13 यानी कि टॉपिक नंबर 3 आज होने जा रहा है। आपकी 13 है, 3 टॉपिक नंबर 3 होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 15 कॉन्सेप्ट मैंने इस सीरीज के लिए हैं, 15 टॉपिक लिए हैं और हर टॉपिक पर एक क्लास होगी। इसका मतलब लेक्चर नंबर आज 3 है, मतलब 2 टॉपिक कल डिस्कस इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है विकासात्मक अवस्थाएं एवं शारीरिक कारक, जिनको अगर अंग्रेजी में बोले तो डेवलपमेंट स्टेजेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है ना। तो इसे हम पूरे डिटेल में एकदम जीरो से कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, वोकेशनल का सब्जेक्ट है। बिल्कुल इस प्रकार से उठाऊंगा मैं इसको, बिल्कुल जीरो से, कि आपने लाइफ में कभी भी नहीं भी पढ़ा होना तो भी हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। ठीक है ना। चलिए, इस सब के अलावा अन्य विषय भी अवेलेबल है, जैसे आपका मेजर माइनर है ना, ओपन इलेक्टिव वगैरह भी। अब चाहे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी, है ना, तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मटेरियल अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व विकास की आईएमपी क्वेश्चन आंसर वाली नोट्स, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं मोस्ट आईएमपी कैटेगरी वाले 2026 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जस्ट उसके बाद में एक अच्छे शब्दों में, है ना, आसान भाषा में उसका आंसर मिलेगा। कस्टमाइज नोट्स है। इन सब नोट्स के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। ये फाउंडेशन की चारों विषयों की नोट्स है आपके फर्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, लेक्चर के एंड में मैं आपको कैसे मिलेगी नोट्स ये बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये फिलहाल आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। 15 टोटल टॉपिक है, आगे स्लाइड में हो रहे। तो 15 टोटल टॉपिक है, हर टॉपिक पर एक क्लास। तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 यानी कि टॉपिक नंबर 3 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। विकासात्मक अवस्थाएं और शारीरिक कारक, ये हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको सिलेबस क्लियर रहता है ना कि आज कौन से टॉपिक पर क्लासेस हो रही है, किसका सब्जेक्ट ही चल रहा है, ये सारी बातें एकदम ट्रांसपेरेंट साथ में क्लियर होना चाहिए, तभी कहीं जाकर के वो टॉपिक पूरे अच्छे से समझ आता है। तो यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है अभी। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? व्यक्तित्व सफलता असफलताओं का सामना करना, जिसमें थर्ड टॉपिक विकासात्मक अवस्था एवं शारीरिक कारक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 पॉइंटों के माध्यम से आज का हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे कि विकासात्मक अवस्था, जिन्हें हम डेवलपमेंट स्टेजेस कहते हैं, ये होती क्या है, इनको बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि शारीरिक कारक क्या होते हैं, है ना। तो फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, फिजिकल फैक्टर्स ये क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम कंक्लूजन पर आएंगे। तो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आपका ये टॉपिक तो हो जाएगा क्लियर। लेकिन आखिरी के 4 और 5 नंबर के पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम टिप्स देने वाला हूं कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट में मैं 5 ऑब्जेक्टिव, दैट मींस की एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। 5, मात्र 5। हर टॉपिक में हम 5-5 देंगे, तो कुल मिलाकर के 150 समथिंग एमसीक्यूज हो जाएंगे। इतने पर्याप्त है आपके, क्योंकि 5 या 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज, उनमें से आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज के इस टॉपिक से संबंधित मॉडल क्वेश्चन कौन सा है। मॉडल क्वेश्चन जिसका आंसर आज हमें इस आज की क्लासेस में मिल जाएगा। देखिए, मॉडल क्वेश्चन है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों और उन शारीरिक पक्षों पर एक निबंध लिखो जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। क्या कहा, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम समझ लें, ताकि, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य, है ना, और उन शारीरिक पक्षों पर निबंध लिखे जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। तो कौन कौन से विकासात्मक कार्य हैं और कौन कौन से वो शारीरिक पक्ष हैं जिनका एक दूसरे में अंतर संबंध बना रहता है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों मिलकर के फिर व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको आज की इस क्लास में मिलने वाला है, और ये जो प्रश्न है अपने आप में एक मॉडल क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। तो याद जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कहानी की शुरुआत करेंगे ना। विकासात्मक अवस्था एवं शारीरिक कारक यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा?
सबसे पहला पॉइंट था विकासात्मक अवस्था, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक छोटी सी भूमिका जरा आप इसको समझ लीजिए ताकि पॉइंट टू पॉइंट आप पूरी कहानी आपको समझ आए। दरअसल व्यक्तित्व विकास लेक्चर नंबर फर्स्ट से, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे लेक्चर नंबर 1 में कि सारे जो टॉपिक होते हैं ना वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। जो पहले टॉपिक में सीखते हो आप, जरूर नहीं है कि वो अगले टॉपिक में उसका रिपीट ना रिवाइज नहीं होगा, वो आगे उसको पढ़ने को नहीं मिलेगा। पहला टॉपिक अगर आप समझ आ जाता है तो आगे की पूरी यात्रा आपके लिए और आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है, वो कोई रातों रात होने वाला कार्य नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? एक सतत प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो टाइम टू टाइम स्टेज बाय स्टेज होती है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास एक जो है समय के अंतराल में होने वाली एक विशेष प्रक्रिया या विशेष प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पक्षों का समावेश होता है। यानी कि इन सारे पक्ष मिलकर के ही व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसमें विकास में सहायता देते हैं। कौन कौन? तो अब यहां पर ये समझिए कि व्यक्तित्व विकास एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कौन कौन सहायक होते हैं। तो उस व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो, उसके जो सामाजिक कारक होते हैं वो, भावनात्मक और शारीरिक पक्ष, ये सब जब आपस में मिलकर के ही व्यक्ति के उस सतत प्रक्रिया, व्यक्तित्व की सतत प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब व्यक्ति का एक विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति पर विभिन्न कारक प्रभाव डालते हैं। इसको अन्य शब्दों में ऐसा भी मान सकते हो कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पक्ष ये आपस में मिलकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को गढ़ते हैं। अब जब बात आती है व्यक्तित्व विकास की, तो इस व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस पे भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। अभी समझिएगा यहां पर, तो व्यक्तित्व विकास की प्रोसेस को कौन प्रभावित करता है? तो दो प्रमुख कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? डेवलपमेंट स्टेजेस और फिजिकल फैक्टर। ये दो विशेष अवस्थाएं होती है, विकासात्मक अवस्थाएं और शारीरिक कारक। ये दो वो फैक्टर है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या व्यक्तित्व की जो प्रक्रिया चल रही है विकास की उसको प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज के, विकासात्मक अवस्था और शारीरिक कारक। वो दोनों को ही हम सेपरेटली समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे विकासात्मक अवस्थाओं को। तो विकासात्मक अवस्थाएं क्या होती है दोस्तों? अब सुनिए ध्यान से, ये इसके जो नाम है ना वो नाम ही टफ है, बाकी प्रोसेस बहुत इजी है, आसानी से समझ आएगा। देखिए कैसे, जरा हाईलाइटर लेते हैं। दरअसल विकासात्मक अवस्थाएं क्या होती है, डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होता है? तो व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर जीवन के अंत तक चलता रहता है। इस पॉइंट को कुछ समझ आया इसमें? और हमने यहां पर क्या देखा था भूमिका में, क्या थी? ये एक सतत प्रक्रिया। अब चूंकि ये सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया का मतलब ये है कि व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। किसकी? व्यक्तित्व के विकास की। अब चाहे वो विकास सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो, मतलब सकारात्मक दिशा में हो, या फिर नकारात्मक दिशा में, विकास जरूर होगा, है ना। तो यहां पर विकासात्मक जो अवस्थाएं होती है वो क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो जन्म से शुरू होता है और व्यक्ति के मरण पर ही वो समाप्त होता है, बंद होती है। तो ये एक बड़ी प्रोसेस प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित करके समझने का प्रयास किया है, कई मनोवैज्ञानिकों ने। तो प्रत्येक अवस्था में उन्होंने देखा कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो गुण विकसित होते हैं। वो प्रमुख अवस्थाएं कुछ इस प्रकार की है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? अलग अलग अवस्थाओं में बांटा। अब आम शब्दों में, आसान शब्दों में कहूं तो विकासात्मक अवस्था क्या है? जब व्यक्ति का विकास एक प्रोसेस, सतत प्रक्रिया यानी एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस के तहत जब उसका विकास होता हो। अब इस विकास को चूंकि समझना है, तो समझने के लिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ना कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। उन भागों को देखने वाले कौन कौन से भागों में इन्होंने बांटा था उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। तो ऐसे कुछ 6 भागों की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। थोड़ा साइड में भाई, पीछे चेयर है क्या? देखिए,
पूरी 6 प्रोसेस है ना, मेरे पीछे आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक करके सबको आगे पेज स्लाइड में समझाता हूं। देखिए सबसे पहले ये 6 है, पहले तो यहां पर देख लीजिए, मैं थोड़ी देर को साइड में हो जाता हूं, ये 6 को हो एक बार आप देख लीजिए, मैं बोल के बता देता हूं। सबसे पहली है शेषवावस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है एक बच्चे की ना। उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, युवावस्था, मध्य वय और वृद्धावस्था। ये 6 प्रोसेस होती है, 6 स्टेजेस हैं जिसमें व्यक्ति के विकास को समझने का प्रयास किया है मनोवैज्ञानिकों ने। मतलब एक व्यक्ति के जीवन को इन 6 भागों में बांट दिया, बांट करके और फिर उसे को समझने का प्रयास किया है ना। अब इन्हीं 6 अवस्थाओं को ही हम पूरे डिटेल में आगे समझने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन करके, है ना। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं पहली अवस्था, कौन सी थी? शेषवावस्था। जब एक बच्चे की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष की, 2 वर्ष की, ठीक है, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? इन्फेंसी, यानी कि शेषवावस्था। तो इस अवस्था में शिशु की सबसे बड़ी जरूरत होती है सुरक्षा और देखभाल। अब देखिए उसका डेवलपमेंट कहां से और कैसे शुरू होता है ना, व्यक्तित्व विकास कैसे शुरू होता है। तो ये जो अवस्था है इन्फेंसी की अवस्था, इसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? बच्चे की सुरक्षा और बच्चे की देखभाल। क्लियर है? शारीरिक विकास में तेजी होती है इस उम्र में। कहा जाता है कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, सबसे ज्यादा जो विकास होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो इसी उम्र के अंतर्गत होता है ना। बच्चे का वजन और लंबाई इस उम्र में सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो वही संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव विकास की अगर हम बात करें, तो बच्चा साधारण चीजों को पहचानने लग जाता है, लगभग लगभग कुछ चीजों को, है ना, पहचानने लग जाता है। अब यह व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? इस उम्र में व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो इस समय प्यार और स्नेह मिलने से आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव यहां विकसित होने लगता है। अभी आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव कहां से आया? तो जाइए आप प्राचीन काल में, और प्राचीन क्या, आपको तो पाषाण काल में जाना पड़ेगा, जब व्यक्ति ने पहली बार समूह में रहना सीखा था। समूह में रहना सीखा था। समूह में रहना सीखा ही किस लिए था? ताकि उसे एक सुरक्षा जो है महसूस हो, है ना, सुरक्षा महसूस, सुरक्षा के लिए ही तो समूह में रहना सीखा, और समूह से ही तो हमारी समाज का निर्माण हुआ है। बस समझ आए? तो यहां पर जो है ना, आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव एक बच्चा 0 से 2 वर्ष की उम्र में सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है अब काफी स्नेह मिलता है कंटिन्यूअसली। तो यहां से उसे अपनी सोसाइटी पर, अपने परिवार से जो है एक उम्मीद बन जाती है, एक आत्मविश्वास आ जाता है, तो सुरक्षा मिलती है। उसको लगता है कि मैं इन लोगों के साथ में, इन हाथों में सुरक्षित हूं। तो ये विकास उसके अंदर होता है इस अवस्था में, है ना। उन्होंने इस प्रकार का विश्लेषण किया है मनोवैज्ञानिकों ने। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड, है ना, ये होती है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की, 3 वर्ष से 12 वर्ष की। तो अब आइए जरा ये देखते हैं इस अवस्था में बच्चा क्या सीखता है। तो इस अवस्था में ये सीखने और सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है, 3 से 12 वर्ष की, ठीक है। जब हम स्कूल में प्रवेश दिलवा देते हैं बच्चे को, है ना, तो सीखने और सामाजिकीकरण की मतलब कि एक तो अपने ज्ञान बढ़ाना और समाज के साथ सामाजिकृत होने की जो ये समय है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास में अगर बात करें तो हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, मोटर स्किल्स, है ना, जैसे मोटर स्किल्स में यानी कि चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब जो है ना, ये इसमें सीख लेता है, इसमें धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। और मानसिक और भावनात्मक विकास में बच्चों में कल्पना शक्ति और सामान्य समस्याओं से जो है उलझना, उनको सुलझाना, ये क्षमता उनके अंदर डेवलप होना प्रारंभ हो जाती है। मानसिक और भावनात्मक विकास के साथ साथ में कल्पना शक्ति भी आ जाती है, और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी उनके अंदर धीरे धीरे आने लगती है। व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है इस समय में? तो व्यक्तित्व पर प्रभाव इस दौरान अनुशासन और नियमों का पालन और सामाजिक व्यवहार की नींव इस समय बच्चे के दिमाग में रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 अवस्थाएं तो यहां पर आपकी हो चुकी है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। अब बात करते हैं इसकी तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जब 13 से 19 वर्ष का ये पड़ाव होता है, ठीक है। तो ये अवस्था शारीरिक और मानसिक बदलावों की होती है ना। इस अवस्था में विशेष रूप से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, एक मानव के जो शरीर हो, मानव शरीर होता है उसके अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस अवस्था में विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक बदलाव होने लगते हैं। शारीरिक विकास में लिंग विशेष परिवर्तन, ऊंचाई, वजन, वयस्क स्वरूप आदि इसमें आते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा आप जो है, मैं जहां जहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, उनको थोड़ा विशेष याद रखिएगा। तो शारीरिक विकास की बात करें तो इसमें
जो परिवर्तन विशेष रूप से आते हैं, लिंग विशेष परिवर्तन, ऊंचाई, वजन और वयस्क स्वरूप, है ना। तो ये विशेष रूप से इसमें 13 से 19 वर्ष की उम्र के बीच का जो पड़ाव आता है इसमें देखने को मिलते हैं। मानसिक रूप से किशोर अपनी पहचान और स्वतंत्रता तलाश में रहते हैं। मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो थोड़े से इस उम्र में बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं, ललायित रहते हैं, अक्षांशु रहते हैं। कुछ जानने की जो ललाटता होती है उनके अंदर वो कंटिन्यूअसली बनी रहती है ना। हमेशा इस तलाश में रहते हैं पहचान और स्वतंत्रता, उनको स्वतंत्रता भी चाहिए होती है इस उम्र में, है ना। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव की अगर बात करें तो आत्मसंयम, सामाजिक कौशल और आत्म आधार पर विश्वास धीरे धीरे उनको विकसित होने लगता है। अब तक सोसाइटी पर विश्वास हो चुका था, परिवार पर विश्वास हो चुका था, अब जरूरत थी अपने ऊपर विश्वास करने की, आत्म आधार बनाने की। तो वो अब इस उम्र के इस पड़ाव पर उनको आत्म आधार भी मिल जाता है विश्वास के लिए। इसके बाद में अवस्था आती है चौथे नंबर की, जिसमें युवा अवस्था होती है, यंग एडल्टहुड होता है। 20 से लेकर 40 वर्ष का ये पड़ाव होता है उम्र का। इसमें अगर बात करें तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने करियर और निजी जीवन में स्थिरता को बढ़ावा देता है। क्या करेगा इस उम्र में? 20 से लेकर 40 के बीच में अपने करियर पर फोकस करता है और फिर आगे चल करके अपने निजी जीवन पर फोकस करता है और स्थिर होने का प्रयास करता है। और शारीरिक रूप से बात करें तो अब तक जो है ना वो अच्छे से एक मजबूत शरीर का एक ढांचा बन चुका होता है और सक्रिय होता है ना। और व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है इस पड़ाव में? तो जिम्मेदारी, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता 100% उसकी डेवलप हो चुकी होती है। निर्णय लेने की क्षमता जो है ना अब उसके अंदर आ चुकी होती है। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का की जो समझ होती है वो अब पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है। समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वहीं परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से उसको निर्णय लेना है, क्या क्या जिम्मेदारी, ये सब कुछ उसको इस अवस्था तक अनुभव हो जाता है, नॉलेज हो जाता है 20 से 40 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं। अब 40 के बाद में आप युवा नहीं रह जाते, मध्य वय हो जाते हैं 41 से 60 वर्ष की उम्र के लिए, ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। क्योंकि इनको तो शरीर में या व्यक्तित्व में होने वाली जो प्रक्रिया है, विकास में जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को समझने के उन्होंने 6 भाग बना दिए। तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा, है ना, कि ये अवस्थाएं हमको और कहीं भी पढ़ने को मिलेगी, ये अलग अलग स्टेजेस, है ना। भाई हमने तो शुरू से ही 3-4 कैटेगरी में पढ़ा है ना। तो वो 3-4 कैटेगरी नहीं, बल्कि यहाँ पर हम व्यक्तित्व विकास में 6 कैटेगरी को पढ़ते हैं मध्य में, जिसमें, है ना, मिडल एडल्टहुड इसको कहते हैं। तो 41 से 60 वर्ष का ये पड़ाव होता है। शारीरिक ऊर्जा में कमी, स्वास्थ्य संबंधी बदलाव आने लगते हैं। 40 के बाद में क्या होता है, अब जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, स्वास्थ्य थोड़ा सा, है ना, बैलेंस नहीं रह पाता है। मानसिक रूप से अनुभव और ज्ञान का संचित भंडार इनमें होता है। मानसिक रूप से अगर बात करें तो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं ये, क्योंकि लगभग लगभग जो है बहुत सारा अनुभव इनके पास अब आ चुका था, तो अनुभव और ज्ञान इनके पास भंडार होता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव की अगर बात करें तो नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप बहुत बेहतर कर सकते हैं ये। क्यों? अनुभव भी है, नॉलेज भी है, धैर्य रखना सीख लेते हैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से ये लोग अब तक, और अनुभव के आधार पर सामाजिक संबंधों को संभालने की क्षमता भी इनके अंदर अच्छी खासी पाई जाती है ना। कब से कब तक? 41 से 60 वर्ष के इस पड़ाव में। और वहीं जो आखिरी स्टेज होती है वो होती है वृद्धावस्था की, लेट एडल्टहुड की, 60 या 60 से ज्यादा वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो शारीरिक दुर्बलता इस पे होती है, रोगों की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक विकास में जीवन के अनुभव और ज्ञान का महत्व बढ़ने लगता है। तो वहीं व्यक्तित्व पर प्रभाव की बात करें तो जीवन का संतुलित दृष्टिकोण, अनुभवों का साझा करना और मानसिक स्थिरता मुख्यतः इसमें होती है, पाई जाती है। तो यहां पर मेन अगर बात है तो एक संतुलित दृष्टिकोण अब तक आ जाता है। वो जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए अपने जीवन से, वो अब दूसरों के साथ साझा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी अनुभव किया है उन्होंने, जो भी उन्होंने सीखा है, अब वो दूसरों के साथ साझा करना प्रारंभ कर देते हैं। मानसिक स्थिरता इनमें विशेष रूप से अब आ जाती है ना। तो समझ तभी आती है जब समय नहीं रहता, है ना। 60 के पार में क्या समय है आपके पास, लेकिन समझ क्या करे, मजबूरी है, अभी आ रही है। इसीलिए तो कहते हैं अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, तो इस उम्र के पड़ाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये 60 वर्ष वाली समझ आपको 20 वर्ष की उम्र में आ सकती है, लेकिन ईमानदार बनने की जरूरत है पढ़ाई के प्रति, है ना। चलिए, तो ये तो था आपका एक पक्ष शारीरिक विकास का।
अब बात करेंगे इसमें, माफ कीजिएगा, अभी तक जो हमने पहला पड़ाव अब इसको देखा था, और अब हम इसका दूसरा पड़ाव देखने वाले हैं, है ना, दूसरा पड़ाव देखने वाले हैं जिसमें हम शारीरिक कारकों की, उन फैक्टर्स की बात करेंगे, फिजिकल फैक्टर्स की, जो अब डायरेक्टली हमको प्रभावित करते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण रूप से या व्यक्तित्व के विकास में विशेष रूप से इनको प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व विकास में शारीरिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारक जन्म से लेकर जीवन भर व्यक्ति पर प्रभाव डालते रहते हैं, जीवन भर। कौन से शारीरिक कारक, किस तरह से, अच्छा होते कौन कौन से कारक, जरा पहले इनको तो देख लेते हैं। देखिए, पहला इसमें है शारीरिक स्वास्थ्य। अब भाई जैसा स्वास्थ्य होगा वो व्यक्ति विकास भी ऐसा ही करेगा, कोई दो राय इसमें नहीं। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे व्यक्तित्व विकास के फैक्टर्स में। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद और व्यायाम व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप देते हैं। तो अगर हम हेल्थ को लेकर के अगर अवेयर हैं तो हमें ये चीजें अपनानी होगी, अगर हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो। शारीरिक कारक बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप अपने व्यक्तित्व का विकास करने चाहते हैं लेकिन आप किसी ऐसी बीमारी से जो है पीड़ित हैं, ग्रसित हैं कि आप बिस्तर ही नहीं छोड़ सकते, तो बताइए आप किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसलिए स्वस्थपूर्ण जीवन शैली होना चाहिए, आहार जो आप लेते हैं वो संतुलित होना चाहिए, नींद आपकी पर्याप्त होना चाहिए, और व्यायाम ये भी आपके व्यक्तित्व इन सबके विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सभी से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहीं अस्वस्थ शरीर व्यक्ति के आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार दोनों को ही प्रभावित कर सकता है। अस्वस्थ जो व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ बना रहता है वो अपना आत्मविश्वास तो खो ही बैठता है, साथ ही साथ समाज के लोग भी उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास करने लगते हैं। वहीं जो दूसरा पड़ाव है, या कहें कि जो दूसरा कारक है, वो है जीन और आनुवंशिकी, जीन्स और आनुवंशिकी की। दरअसल व्यक्ति के शारीरिक गुण जैसे ऊंचाई, रंग, शरीर की बनावट आदि आनुवंशिक होते हैं। अब हालांकि इसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता है ना, लेकिन ये भी जो जीन और आनुवंशिक जो कारक होते हैं ना, ये भी व्यक्तित्व विकास में जो है अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे फिर वो सकारात्मक हो, भूमिका जरूर निभाते हैं। व्यक्ति के शारीरिक गुण जैसे उसकी लंबाई कितनी है, उसका रंग कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है, ये आनुवंशिक होते हैं, है ना। तो ये गुण जो है व्यक्तित्व के बाहरी स्वरूप और आत्मसम्मान दोनों को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ बाहरी गुणों से नहीं बल्कि आंतरिक गुण भी उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। तो ये जो जीन और आनुवंशिक रूप से जो आपको गुण मिले हैं, ये आनुवंशिक है, ये बाहरी है कि आप दिखने में कैसे हो, लेकिन आंतरिक जो गुण होते हैं ना वो अलग होंगे। ठीक है, तो बाहरी गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आंतरिक गुण जरूरी है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। तो व्यक्तित्व विकास पर इनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व विकास को। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें या तीसरे कारक की बात करें तो वो होता है शारीरिक क्षमता और शक्ति, है ना, एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। तो शारीरिक क्षमता जैसे कौन सी, दौड़ना, खेलकूद, संतुलन, मोटर स्किल्स मैंने अभी बताई थी ना आप लोगों को, है ना, लिखना पढ़ना वगैरह, है ना, तो आत्मविश्वास ये सब बढ़ाता है। तो शारीरिक क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, ये बहुत मायने रखती है आपके व्यक्तित्व विकास में। दौड़ने में कैसे हो, खेलकूद में कैसे हो, संतुलन बना पाते हो या नहीं, मोटर स्किल्स कैसी है, पढ़ना लिखना, है ना, या दौड़ना चलना, ये सब मोटर स्किल्स में आ जाते हैं। ये सब अगर अच्छे होते हैं ना तो इससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वही खेलकूद में हिस्सा लेने से टीम की भावना बढ़ती है ना, तो लीडरशिप वाला जो भावना होती है ना वो जागृत होती है, नेतृत्व करने की क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। वहीं इसका जो चौथा फैक्टर है वो रोग और विकार का है, डिसीज एंड डिसेबिलिटीज। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्तित्व के मानसिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है व्यक्ति का जो है मानसिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को प्रभावित करती है। अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने। उदाहरण ले लीजिए, लगातार बीमार से आत्मविश्वास में कमी आती है और सामाजिक सहभागिता भी कम होती है। मतलब आत्मविश्वास तो चला ही जाएगा आपका लगातार बीमार पड़ने से, साथ साथ समाज के अन्य लोग, समाज के आपके परिवार के लोग ही आपसे दूरी बनाना चालू करते हैं, है ना।
चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं जरा निष्कर्ष की। तो हमने ऑल ओवर इन दोनों कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने के बाद में ऑल ओवर इससे क्या सीखा या क्या बोलना चाहिए हमें आखिरी में, क्या आवश्यक है। दरअसल विकासात्मक जो अवस्थाएं होती हैं, पहले पक्ष वाली, व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, विकासात्मक जो फर्स्ट नंबर पॉइंट में हमने देखी थी विकासात्मक अवस्थाएं, ये व्यक्ति के किस पक्ष को प्रभावित करती है? आंतरिक पक्ष को, व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को। कौन सा आंतरिक पक्ष? मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष को। वहीं शारीरिक कारक की जब हम बात करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहार और जीवन शैली पर यह असर डालती है, प्रभावित करती है। व्यक्तित्व का समग्र विकास इन दोनों कारकों के संतुलित प्रभाव पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होगा, यह किस पर निर्भर होगा? इन दोनों विकासात्मक और शारीरिक दोनों ही कारकों के संतुलित प्रभाव से। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, मतलब आज का जिस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, ये जो मैं आपको एग्जाम टिप देने जा रहा हूं, ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए है, ना कि अन्य टॉपिक के लिए। याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। यहां पर परिभाषा के साथ आप व्याख्या भी इसमें जोड़ सकते हो, व्याख्या भी लिख सकते हो। व्याख्या, उसके तुरंत बाद में परिभाषा। व्याख्या मतलब 5-6 लाइन में आप व्याख्या लिख दीजिए, उसके तुरंत बाद में आपको परिभाषा लिखकर उसकी 1-2 परिभाषा दे दीजिए, है ना, अच्छे विद्वानों की। और महत्वपूर्ण जो अवधारणा स्पष्ट रूप से लिखे। तो पहले व्याख्या, उसके बाद परिभाषा यहां पर आप लिख देंगे, सबसे पहला कार्य। उसके बाद में प्रत्येक विकासात्मक अवस्था को उम्र और विशेषता और व्यक्तित्व पर प्रभाव के रूप में संक्षेप में लिखिए। तो जैसा मैंने आपको स्लाइड में समझाया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। जो पॉइंट नंबर 1 में विकासात्मक अवस्था को देखा, उसमें हमने उसका नाम दिया, उसकी उम्र लिखी ब्रैकेट में, उसके बाद में उसकी विशेषताएं बताई, और उसके बाद में हमने व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लिखा हर अवस्था में। तो जो 6 अवस्थाएं हमने देखी थी, वो 6 अवस्थाएं बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखनी चाहिए। और उसके बाद में शारीरिक कारक पर बात करते समय स्वास्थ्य, जीन, क्षमता, रोग के आधार पर उन सभी को विभाजित करना, जैसे हमने 4 पॉइंटों में विभाजित किया है। और उसके बाद में उत्तर में उदाहरण या सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि अंक अच्छे मिले। और अंतिम में निष्कर्ष में सारांश जरूरी है ना। व्यक्तित्व पर प्रभाव, है ना, उसमें व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ आप जोड़ देंगे निष्कर्ष के रूप में। अब यहां पर एक गोल्डन टिप्स क्या है आप लोगों के लिए? गोल्डन टिप्स ये है कि जो मैं क्लास नोट्स लेकर आता हूं ना, ये बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी के साथ बनाई जाती है जैसा कि आप एक को एग्जाम में लिखना है। और मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल क्यों करता हूं, मैं इसी प्रकार स्लाइड बनाकर क्यों लाता हूं, उसके पीछे रीजन ये है, जब उसी स्टाइल में आप देखेंगे, उसी स्टाइल में आप पढ़ेंगे, तो एग्जाम में उसी स्टाइल को फॉलो करने का एक हमारा मानसिकता बन जाती है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं क्लास नोट्स बना करके लेकर आता हूं, जिस डिजाइन में, जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके का हूबहू आप एग्जाम में कॉपी, है ना, आंसर राइटिंग के समय उसका यूज करें। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो बहुत बेहतर नंबर आपके इसमें मिलने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम कुछ विकासात्मक और शारीरिक कारक जो हमने पढ़े हैं अभी दोनों, उनसे संबंधित 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। यहाँ ऊपर 10 लिखे हुए, इन पे मत जाइएगा, भ्रामक है, चेंज नहीं किए गए हैं, है ना। इसमें 5 मात्र हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष में व्यक्तित्व विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किससे पड़ता है? तो इस स्टेज में कौन सा प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? खेलकूद, सुरक्षा, स्नेह, करियर विकल्प, ये सामाजिक नियम का। तो ये 0 से 2 वर्ष का जो स्टेज होती है, इसमें सुरक्षा और स्नेह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। ऑप्शन बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छे समझाते कि बात पूरी एक एक स्टेज अच्छे समझाइए, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर, जहां आवश्यकता ही ना हो। देख अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के दौरान व्यक्तित्व विकास में सबसे प्रमुख बदलाव क्या होता है? किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा बदलाव कौन सा होता है? सबसे प्रमुख बदलाव संज्ञानात्मक सामाजिक पहचान का विकास होता है, मोटर स्किल्स का प्रारंभ होता है, जीवन अनुभव का संचित भंडार इसमें आ जाता है, या शारीरिक दुर्बलता होती है। क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, सी और डी तो बिल्कुल पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब चूंकि किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था में क्या होगा, इसमें जो मोटर स्किल्स होती है ना, मोटर स्किल्स, ये इसके और आने वाले पड़ाव में देखिए, ये शारीरिक दुर्बलता नहीं, अनुभव जीवन का भंडार ये तो आगे
41 से 40 है ना 60 के आसपास मिलेगा आपको। मोटर स्किल्स का जो प्रारंभ होता है, एक प्रकार से आंसर आपका ये भी हो सकता था, लेकिन संज्ञानात्मक और सामाजिक पहचान, ये पहचान वाला जो शब्द आ गया ना, इसकी वजह से इसका आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि किशोर अवस्था दूसरी तो स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तो दूसरी स्टेज में क्या होगा, विभिन्न पक्षों की पहचान करना बालक स्टार्ट करता है, और इसके जब पहचान हो जाती है उसके बाद ये मोटर स्किल्स उसमें आना प्रारंभ होती है। मोटर स्किल्स मतलब चलना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, ये बहुत सारी स्किल्स होती है ना। तो यहां पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कारक व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव डालता है? अनुवांशिक गुण, भाषाई कौशल, भावनात्मक स्थिरता और नैतिक मूल्य। कौन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है दोस्तों? तो अनुवांशिक गुण सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि शारीरिक कारकों की हमने बात की थी। किसकी? शारीरिक कारकों की। प्रश्न पूछा गया है शारीरिक कारक, या स्पष्ट नाम दिया गया, कौन सा शारीरिक कारक है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता? तो अनुवांशिक है ना, अनुवांशिक गुण। मान लेते हैं कि उसका मैराथन में दौड़ना किसी का सपना है, लेकिन उसके पास बचपन में ही दोनों पैर गवा दिए उसने, तो उसके सपने पर प्रभाव डाला ना, किसका? अनुवांशिक का। माफ कीजिएगा, बचपन में नहीं गवाए, बचपन से ही बिना पैरों का इस दुनिया में आ गया। बात समझ आई आपको? है ना। तो एक कुछ अनुवांशिक जो गुण होते हैं ना, ये शारीरिक कारक कहलाते हैं जो व्यक्तित्व विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वही अगला प्रश्न है मध्य वे, मध्य वे है ना, मिडिल चाइल्डहुड जो हमने बताया, मिडिल एडल्टहुड माफ कीजिएगा। तो व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस उम्र में? कल्पना शक्ति और सीखने की क्षमता तेज होती है, सोचने की और सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है क्या? या शारीरिक ऊर्जा में कमी आना चालू हो जाती है, अनुभव आधारित सामाजिक समझ बढ़ती है, स्वतंत्रता पहचान की खोज होती है। स्वतंत्रता पहचान की खोज तो ये 13 से 19 वर्ष के आसपास में होती है ना। शारीरिक और मानसिक विकास की शुरुआत, तो दोस्तों शारीरिक ऊर्जा में कमी आना प्रारंभ हो जाती है मध्य वय में, है ना। ये जो कि 41 से 60 की बात है इस उम्र में, तो शारीरिक ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन अनुभव अच्छे खासे हो जाते हैं, समझ बेहतर हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, स्वस्थ शारीरिक जीवन शैली व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है? स्वस्थ शारीरिक जीवन शैली कैसे? आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता बढ़ा देती है अगर आप स्वस्थ हैं तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका लेक्चर नंबर जो थे आपका 3 कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 3 भाई 2 नहीं है, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। 3 ही नहीं, 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे आदतें और व्यक्तित्व निर्माण पर, मतलब लेक्चर नंबर 4 पर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है ना। चलिए, ये पूरे 15 टॉपिक है आपके, जिन पर 15 क्लासेस होने वाली। आइए अब मैं आपको थोड़ा नोट्स के बारे में बता दूं, ताकि आप लोगों को की एकदम क्लियरिटी मिल सके, आपको नोट्स लेना है या नहीं लेना। देखिए, व्यक्तित्व विकास जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इसके कंप्लीट टॉप से टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ये मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ मिलेगा एकदम ऑथेंटिक तरीके से, एक इजी लैंग्वेज में, ताकि आप पढ़ते ही उसको समझते चले जाए। वो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं, जितनी शब्दों की आवश्यकता उतने ही शब्दों में एक बेहतर और कस्टमाइज नोट्स बना करके रेडी कर दी गई है। आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सिंगल नोट्स के लिए, व्यक्तित्व विकास की नोट्स के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाए 2026 के एग्जाम के लिए, तो उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 249 रुपए। ठीक है, कैसे मिलेगी? नंबर दिए गए हैं, नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर देंगे, तो वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ। और आप चाहें तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हैं। और सेम प्रोसेस है आपके फाउंडेशन कोर्स की। ये जो ऑल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बताया 249 के सब्सक्रिप्शन में, इसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, है ना, ये सब्जेक्ट आएंगे। फाउंडेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, फाउंडेशन के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिसमें 149 का सब्सक्रिप्शन इसमें लेना होता है। कितना? 149 का। इसमें क्या मिलता है आपको? तो 149 के सब्सक्रिप्शन में फाउंडेशन के चारों ही विषयों की नोट्स आप तक पहुंचाई जाती है ना, पीडीएफ के रूप में, व्हाट्सएप पर ही। लेने की प्रोसेस सेम है, नंबर दिए गए हैं, नंबर पर आपको पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, इसी के साथ आपके का सेशन आपका होता है कंप्लीट। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अभी, क्योंकि अभी नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा।
क्योंकि यूट्यूब पर जिस लेंथ और डेप्थ के साथ में मैं बीए कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, आई थिंक कि मुझे तो ऐसा कोई चैनल नहीं मिला यूट्यूब पर अभी तक जो इतना डीपली आप लोगों को बीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हो, है ना। तो अभी जुड़ जाइए हमारे साथ में, ताकि थर्ड ईयर तक हम आपके साथ में बने हुए हैं। हर लेक्चर को, मतलब हर विषय के हर टॉपिक को मैं बहुत आसान तरीके से आप तक रखने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरी क्षमता है। मैं इतना बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता, बहुत ज़्यादा बड़े वादे नहीं करता कि मैं ना इजी, बट प्रयास करूंगा, हर सब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा और इसी आसान से आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।